यस प्लीज, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं या सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। आप लोग जानते हैं कि टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब OMR बेस्ड है। वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और आपने OMR शीट के अंदर आंसर्स फिल करने हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अब लास्ट अटेम्प्ट से आपके पास नेगेटिव मार्किंग होने लगी है। 100 क्वेश्चंस आएंगे 3 आवर्स के अंदर करने। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ऑल द 100 आर टू बी डन। अब उसके अंदर हर सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और हर गलत क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 0.25 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। हम तुक्के से आंसर सॉल्व या तुक्के से आंसर नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें क्या हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़े। आगे चल के किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मान लीजिए हमें एग्जामिनेशन में नहीं भी आते, तो उसके लिए भी हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास 100 में से 60 क्वेश्चन आपको आते थे सही बिल्कुल, तो वो सही कर लिए। अब 40 नहीं आते हैं तो 40 बिल्कुल छोड़ दें या 40 करें, उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, किस तरीके से उसका हमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए चूज करने हैं आंसर्स, उसकी ट्रिक हम आपको एग्जामिनेशन टाइम में आगे चल करके सिखाएंगे। ठीक है, चलिए जी, आज सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो आपका पेपर है, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस का और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्सेस में आप लोगों को इनकम टैक्स करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको सर्विस टैक्स और वैट करना है और थोड़ा सा सेंट्रल सेल्स टैक्स भी करना है, और हो सकेगा तो इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी हम आप लोगों को करवाएंगे। जहां तक डायरेक्ट टैक्सेस का सवाल है, पहले इनकम टैक्स और उसके साथ साथ वेल्थ टैक्स होता था, पर 2016 से वेल्थ टैक्स क्या हो गया है, अबॉलिश हो गया है, तो अब वेल्थ टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्सेस में केवल आपको इनकम टैक्स करना है। ठीक है, आइए सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और आप लोगों से उम्मीद ये है कि जो भी चीज हम करवाएंगे उसका आप डेली बेसिस पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और चैप्टर वाइज क्या होगा, जैसे ही चैप्टर होगा तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप पूरा चैप्टर लर्न करके आएंगे और इमीडिएटली उसके बाद मैं आपका क्या ले लूंगा, टेस्ट ले लूंगा, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं, और कहीं पर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, कहीं पर कुछ ठीक करने की जरूरत है, कहीं पर कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है, तो उसको हम साथ साथ क्या करते जाएंगे, करेक्ट करते जाएंगे। आइए जी, शुरू किया जाए। चलिए जी, हम बात करते हैं टैक्सेस की। अब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। टैक्सेस लगाता कौन है, राइट? और टैक्सेस लगाने की पावर, जो भी टैक्स लगाता है उसको टैक्स लगाने की पावर कहां से मिलती? तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहली बात, टैक्सेस लगाता कौन है? दूसरी बात, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? तीसरी बात, जो भी टैक्सेस लगाता है उसको टैक्स लगाने की पावर किसने दी कि भाई तुम टैक्स लगा लो, राइट? तो हमारे पास पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्या कहते हैं, जो सारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो क्या करती है कि अपने में से ही लोगों को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट में भेजती है, और हम क्या करते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके हम क्या करते हैं, मेंबर्स जो हैं भेजते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, और वो जाकर के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब पूरे कंट्री को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने गवर्नमेंट को दी है। गवर्नमेंट ने ये काम देखना है कि पूरे कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए, पूरे कंट्री को डिफेंस की सर्विसेज मिलनी चाहिए, पूरे कंट्री को हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होना चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, और सारे कंट्री के बेटरमेंट के लिए जो भी काम करने हैं वो किसको करने हैं, गवर्नमेंट को करने हैं। अब इन सब कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा गवर्नमेंट कहां से लाएगी? अब कई वर्ल्ड में ऐसे कंट्रीज हैं जहां टैक्सेस नहीं है। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, दुबई वगैरह, वहां पर पूरा कंट्री जो ओन करता है, वहां गवर्नमेंट नहीं करती, वहां पर क्या है, इंडिविजुअल ओन कंट्री है, वो शेख ओन करते हैं हमको, और उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑयल की फॉर्म में, और वहां कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड है, तो उनके पास ऑयल बेच करके इतना पैसा आ जाता है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए
काफी है, प्लस ट्रेड करके वो इतना सरप्लस अर्न कर लेते कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफी है, तो जनरल पब्लिक से उन्हें टैक्सेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब इंडिया जैसा कंट्री जहां पर 125 करोड़ की पॉपुलेशन हो और हमारे पास कोई ऐसे तेल के कुएं भी नहीं है जो तेल बेच बेच करके हम पैसा कमा लें, तो गवर्नमेंट के पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि सबकी नीड को पूरा करने के लिए वो क्या कर सके, फंड्स अरेंज कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है क्या लगाने की, टैक्सेस लगाने की। अब अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब लोगों को मिलकर के ही गवर्नमेंट के हाथ पक्के करने पड़ेंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा ताकि वो हमारी क्या कर सकें, डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। तो अगर हम उनको पैसा नहीं देंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी स्लो होगा। इसीलिए हर कंट्रीमैन की, हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने टैक्सेस जो हैं प्रॉपरली गवर्नमेंट को समय पर क्लियर करते रहें। अब जहां तक सवाल उठता है टैक्सेस लगाता कौन है, ये तो आंसर हमें मिल गया। कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। कौन सी गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। इवन हमारे पास और भी पार्ट हो जाते हैं जिनको हम लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एनडीएमसी, एमसीडी, जो कॉर्पोरेशन वगैरह हैं, ये भी टैक्सेस लगाती हैं क्योंकि इनको भी हमारा एरिया का जुरिस्डिक्शन दे दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं और सबका पर्पस तो एक ही है। पर टैक्स लगाने की पावर, टैक्स लगाने की पावर, ठीक है कि नहीं, इनको कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर कौन देता है। हमने बता दिया टैक्सेस कौन लगाता है, क्यों लगाए जाते हैं, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, टैक्स लगाने की पावर इनको कहां से मिलती है। कंट्री के अंदर हमारा जो सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, तो कंट्री में कोई भी लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की परमिशन से ही बन सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता तो ही वो लॉ बन सकता है, वरना वो लॉ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी टैक्स को लगाने की परमिशन या पावर गवर्नमेंट कहां से लेती है, आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनको परमिट करता है तो वो टैक्सेस लगा सकते हैं, वरना वो टैक्सेस नहीं लगा सकते, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स लगाने की पावर को, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 265 बोलता है कि कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। 265 बोलता है कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ना कर दे। क्या ना कर दे, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 कहता है कि आप कंट्री में कोई टैक्स नहीं लगा सकते जब तक आपको क्या, कौन परमिट ना कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ना कर दे। इज दिस अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अंदर भी सारी चीजें होंगी। यहां मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा, स्लाइड्स को आपने नोट करते जाना है, एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपने नोट करते जाना है। ये आपका रिवीजन का मटेरियल है। एग्जामिनेशन टाइम पे आपने सब कुछ यही रिवाइज करके जाना है जो मैंने दिया है। एंड में बच्चे कई बार पूछते सर क्या रिवाइज करें, बेटा वही जो दिया हुआ और वही जो क्लास में समझाया, जो पेपर में आना है वही हम आपको सारी चीजें यहाँ करवाएंगे, वही चीजें कॉपी पे लिखाएंगे, वही चीजें आपके दिमाग में डालेंगे और घर में जाके आपने क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन क्यों करना है, एक बात को हम समझते हैं, चीजों को लर्न करना या याद करना। क्या करना, लर्न करना या याद करना का मतलब ये नहीं रट्टा लगाना। रट्टा लगाना और याद करने में अंतर होता है, लर्निंग में और रटने में अंतर होता है। हम किसी चीज को बिना समझे अगर क्या करना शुरू करें, लर्न करने की कोशिश करें, उसे बोलते हैं रट्टा लगाना। क्या कराना, और किसी चीज को हमने समझ लिया, उसको समय समय पर रिवाइज करें ताकि हम भूल ना जाएं, उसको बोलते हैं लर्निंग या याद करना, ठीक है। तो पहला काम यह है कि यहां पर समझना, दूसरा काम यह है कि घर में जाकर के उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना। अब कॉन्स्टेंटली रिवाइज करने की क्या जरूरत है, सर हम एग्जामिनेशन टाइम पे कर लेंगे, आपने सब कुछ तो समझा दिया। बच्चे सिलेबस इतना ज्यादा है कि सारा का सारा सिलेबस एग्जामिनेशन टाइम पे रिवाइज कर पाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आपने समझा था और जब आप रिवाइज करने बैठे हैं उसमें जितना ज्यादा गैप होगा आप सारी चीजें भूल चुके होंगे, आपके लिए फिर किससे क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत नर्वसनेस हो जाती है क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है कि एंड तक आपको ऐसे लगने लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है इसको लर्न करना, मैं कैसे किस किस चीज को कितना कितना याद रख लूं। तो ये याद तभी होंगे
जैसे अगर आपको एक जैसे किसी मैरिज में जाते हैं, कितना सारा खाना पड़ा होता है आजकल, वैरायटी देखते हैं। घर में रोज कितनी सब्जी बनती है एक टाइम पे? घर वाले बनाते हैं 10 तरह के पकवान बनाते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा एक क्या बना देंगे, दाल बना देंगे, एक सब्जी बना देंगे, रायता रख देंगे, सलाद रख देंगे, यही होगा ना। आजकल आप शादियों पे जाइए, आपको राजस्थानी से लेकर चाइनीज तक, ठीक है कि नहीं, कॉन्टिनेंटल से लेकर और दुनिया जहान की आपको डिशेस मिल जाएंगी। हाँ, जैसे सोचते हैं कि आदमी क्या करे, मतलब साथ में गाड़ी लेकर के आए और पैक करवा के ले जाए। तो आप इतना खाना एक साथ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हाँ, और जबकि अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, खाइए ना। नहीं खा सकते। उसी प्रकार से ये सिलेबस है। आपसे एग्जाम से 2 दिन पहले कह दीजिए सब हजम कर जाइए, खा जाइए, आप खा पाएंगे? नहीं। पर अगर आपको वही शादी वाली परमिशन दे दी जाए, पूरा बड़ा मेन्यू है, और आपको कहा जाए 1 महीना आप रोज आइए, क्या करिए, और लिस्ट बना लीजिए, अपनी पसंद की चीज खाइए, तो आपको क्या लगता है, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? एक ही दिन में सब खिला दूं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन, या रोज आपको इनवाइट करूं और रोज एक बढ़िया मेन्यू में 3-4 अच्छी चीजें तुम्हें खिलाऊं, तो बोलो किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन? डेली वाले में। आपकी बॉडी को भी लगेगा। अब एक ही दिन में आप क्या करें, ठंडा भी खा लें, स्वीट डिश भी खा लें, गर्म भी खा लें, इधर से लस्सी पी लें, उधर से दूध पी लें, ठीक है, इधर से कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, राइट? करते हो घर में कभी ऐसा? हाँ, ऐसा करते हो कभी कि अभी कोल्ड ड्रिंक पी हो, हाँ, मॉकटेल्स वगैरह के बना के पी हो, थोड़ी देर में वहां गर्म दूध है तो वो भी पी लिया है, कॉफी है तो चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, बाद में पेट कैसी कैसी आवाजें निकालता है। होती है गड़बड़ कि नहीं होती है? तो वैसी ही गड़बड़ बेटा तब दिमाग में होती है। आप दिमाग में ऐसा उल्टा सीधा खाना डाले जा रहे हैं कि साथ दिमाग को भी तो खाने के लिए और हजम करने के लिए समय चाहिए। आप पता चले, ठीक है कि नहीं, कि सारी चीजें एक ही साथ दिमाग में ठूसे जा रहे हैं, तो दिमाग भी आवाज करने लगता है कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, ये क्या बदतमीजी है, आप अपने साथ बदतमीजी नहीं करते तो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टमैटिकली उसको क्या करना है, पकड़ा, समझा, दिमाग में डाल लिया। अब कई बच्चों की आर्ग्यूमेंट होती है कि सर आज याद कर लिया, फ्यूचर में तो भूल ही जाना है, तो फ्यूचर में ऐलान कर लेंगे। हाँ या ना? सही आर्ग्यूमेंट है क्या? लगता है सही आर्ग्यूमेंट है। अब एक बात बताइए, कोई भी आपकी मेमोरी कैसे क्रिएट होती है? कैसे मेमोरी क्रिएट होती है? जैसे आपका एक फास्ट फ्रेंड है, आज उसने आपको अपने और किसी फ्रेंड से मिलाया, हेलो करवाई, तो नेक्स्ट टाइम आप 2-3 महीने बाद उसको मिलोगे तो उस फ्रेंड को भूल जाओगे जो उसने नए फ्रेंड को मिलाया था? नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? रीजन बताओ। क्योंकि आपने मेमोरी क्रिएट कर ली। आप अपने पुराने फ्रेंड को तो बचपन से जानते थे, तो आपको तो हमेशा ही याद है। आपने उसकी फोटो माइंड में अटैच कर ली कि ये पुराना फ्रेंड था, उसका ये एक और क्या है, पड़ोसी है, या ये उसका क्लासमेट है, या उसका ये फ्रेंड है, ठीक है। तो उस फ्रेंड को आपने क्या कर लेना है, मेमोरी में अटैच कर लिया कि ये फ्रेंड उसके साथ क्या हो गया है, अटैच हो गया। तो जब आप एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ न्यू मेमोरी को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, तो न्यू मेमोरी रिटेन हो जाती है, कभी भी क्या होती है, लूज नहीं होती। तो मेमोरी को, कोई भी चीज आपको लर्न करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग मेमोरी, किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपको आती है उसके साथ उसे क्या करने चाहिए, कंबाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, अटैच करने की कोशिश करनी चाहिए, हुक करना चाहिए। वो वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये रिटेंशन टेक्निक है, उसको क्या करना है, आपने रिटेन करते जाएंगे तो आपको जाकर के आगे याद होता जाएगा। और ये डेली बेसिस पे, आज अगर हम करेंगे थोड़ा काम होगा, 2 दिन के बाद करेंगे डबल काम होगा, 3 दिन के बाद करेंगे ट्रिपल काम होगा। तो डेली का काम अगर आप करते जाएंगे तो बहुत हद तक चीजें आपको याद होती जाएंगी। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे, जो जो करवाएंगे फिर उसके आगे चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, टैक्सेस लगाने की पावर गवर्नमेंट को कौन देता है, हाँ, और गवर्नमेंट 2 तरह की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है कि नहीं। और टैक्सेस लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये तीनों चीजें हमने यहां पर समझनी है, ठीक है।
यस, नो इट इज नॉट ए सब्जेक्टिव टाइप पेपर, इट इज होली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ना। पूरा 100 क्वेश्चंस आएंगे, OMR बेस्ड है, OMR शीट मिलेगी, उसके अंदर आपको करेक्ट आंसर को क्या करना है, टिक करना है। पर इससे पहले शुरू में जब था तो ये इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट लास्ट अटेम्प्ट से अब नेगेटिव मार्किंग हो गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी और टैक्स का भी, दोनों OMR। जी हो गया। हाँ जी, आगे चल सकते हैं। अभी अगली स्लाइड पे जब हम आएंगे तो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा, मैं समझाता जाऊंगा और आपने साथ साथ नोट करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। हमारे पास मैंने आपको बताया था आर्टिकल 265 कहता है कि गवर्नमेंट तब तक कोई टैक्सेस नहीं लगा सकती जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या ना दे दे, परमिशन ना दे दे। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 246 एंड 248 है। कौन सा है? आर्टिकल 246 और 248 ये क्या करते हैं, इन्होंने टैक्सेस लगाने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? टैक्सेस लगाने की पावर को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कौन कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? ठीक है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर दिया हुआ है? शेड्यूल 7 के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब वहां पर शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो सारे एरियाज हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। कौन लगा सकती है? और उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 में टैक्सेस लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। लिस्ट 2 के अंदर सारे वो टैक्सेस हैं जिसपे टैक्स लगाने की पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जो थर्ड लिस्ट है उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सारे एरियाज हैं जहां पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। एट प्रेजेंट कंकरेंट लिस्ट खाली है, वहां कोई एरिया नहीं है। मतलब वो बनाया गया था कि अगर कोई ऐसा एरिया हो जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सके और कौन लगा सके? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम कहां मेंशन कर देंगे? कंकरेंट लिस्ट। पर जब जब गवर्नमेंट ने जब जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, तो या तो पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि आपस में दोनों में किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो। जी समझ में आती है बात? ठीक है कि नहीं? अब जो आपके पास यूनियन लिस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसमें भी हमारे पास अलग 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 एंट्रीज हैं। क्या है? ठीक है, तो कौन सी एंट्री में टैक्स लगाने की पावर किसको है वो मैं आपको सारा यहां पर बताऊंगा, राइट। तो वो एंट्रीज बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें एक आखिरी एंट्री है यूनियन लिस्ट में, उसको हम बोलते हैं एंट्री 97। क्या बोलते हैं? वो रेजिडुअल एंट्री है। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है
कि जैसे भाई मेरे को ध्यान में आया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इधर टैक्स लगा सकती है, चलो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, दे दी, ये भी देनी है, दे दी, ये भी देनी है, दे दी। आखिरी में फिर मेरे ध्यान में आया यार पता नहीं, मैं पूरी लिस्ट तो बना दी, कहीं कोई और ऐसा एरिया ना हो जो छूट गया हो मेरे से, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की क्या पड़ जाए, कल को जरूरत पड़ जाए। तो मैंने एक ओपन एंट्री छोड़ दी जिसको बोला रेजिडुअल एंट्री। क्या बोला कि भाई और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया ऐसा नजर आ जाता है कल को जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो किसके थ्रू लगा सकती है? एंट्री 97 के थ्रू लगा सकती है। वो ओपन एंट्री है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल एंट्री। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, नोट करिए। यहां सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनमें से कोई भी आपके पास क्या आ सकता है। जैसे इस बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, एग्जाम के अंदर आया था कि सर्विस टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट को कौन सी एंट्री से मिलती है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, हो गया? हटा सकते हैं इसको। एक काम करते हैं,
पहले हम पढ़ते हैं तरह तरह के हमारे टैक्सेस कौन से हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया ना 3 तरह की लिस्ट बताई, कौन कौन सी बताई? यूनियन लिस्ट, और कौन सी बताई? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें कौन कौन से टैक्सेस लगाने की पावर किस किस को है, वो सारी लिस्ट तो नहीं मैं बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट सारे टैक्सेस बता दूंगा आपको, ठीक है। पर पहले आइए जरा समझें टैक्सेस कौन कौन से हैं, टैक्सेस किस किस तरह के होते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि इस लिस्ट में कौन कौन से टैक्स लगाने की पावर किसको। आइए जरा बेटा, जितने भी हमारे पास टैक्सेस हैं वो टैक्सेस सारे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में सबसे पहले आपके सामने है एक्साइज ड्यूटी। कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। दूसरा टैक्स है कस्टम ड्यूटी, तीसरा टैक्स है सर्विस टैक्स, चौथा कौन सा है? अब सेल्स टैक्स भी 2 तरह का होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स और लोकल सेल्स टैक्स। आप कहोगे सर ये होते क्या है टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है? तो हम एक एक करके जरा इनको समझना शुरू करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, एक एक चीज को एनालाइज करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। किसकी बात करते हैं? एक्साइज ड्यूटी क्या है? इट इज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर। ड्यूटी ऑन व्हाट? मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स। ये ड्यूटी है मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पे। और किस पर है? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। किसका करते हैं? एक्साइजेबल गुड्स का। कहां करना है? इन इंडिया। कहां पर करना है? इन इंडिया। ये सबसे पहले जो एक्साइज है, इसके लिए जो एक्ट बना था वो था सेंट्रल एक्साइज एक्ट। कौन सा है? इसको हम CEA बोलते हैं, 1944। कौन सा है? 1944 में एक्ट बना था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ठीक है। और जब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी थी, ये ड्यूटी हमारी जो लगी थी वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर लगी थी, कि जब भी आप कोई गुड्स जो कि एक्साइजेबल गुड्स हैं, अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करोगे तो उस प्रोडक्शन के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और ये 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बना था। अब सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में बना था, तो जब ये ड्यूटी लगनी शुरू हुई थी, ये पूरे इंडिया पे लगती थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट 10 साल बाद 1954 से फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी ये कानून पास हो गया, ठीक है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल पावर दी गई है कि जब तक वो अग्री ना करें तब तक उनके ऊपर कोई भी कानून इंडिया का एप्लीकेबल, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 1954 में। तो 1954 से ये एक्साइज ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया लगती है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये ड्यूटी किस पर लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पे। किस पे लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पे या प्रोडक्शन पे। किस पे लगती है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स तो हम समझते हैं, बट ये एक्साइजेबल वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइजेबल? एक्साइजेबल वर्ड का मतलब होता है कि वो गुड्स जो कि लिस्ट में मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर ड्यूटी लगनी है। क्या सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर ड्यूटी लगती है? आंसर है नहीं, सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर ड्यूटी नहीं लगती। केवल उन्हीं गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर ड्यूटी लगती है जो कि हमें लिस्ट में दिए गए हैं, जो कि हमें किस में दिए गए हैं, और जो लिस्ट में नहीं है उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती। समझ में आ गई बात? तो जो लिस्ट में गुड्स दिए गए हैं और जिनके ऊपर ड्यूटी लगनी है, जो सिलेक्टिव गुड्स हैं, क्या है? समझ में आ गई बात? जो सिलेक्टिव गुड्स हैं जो लिस्ट में दिए गए हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगनी है, ठीक है। देखिए बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सिलेक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव मेथड। सेलेक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि केवल सिलेक्टेड चीजों पर, जिनको हमने सिलेक्ट कर लिया
और जिनको हमने लिस्ट में मेंशन कर दिया केवल उन्हीं पर टैक्स लगना है, बाकी पर टैक्स नहीं लगना। और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में उल्टा होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में हम बोलते हैं कि हर चीज पर टैक्स लगना है, केवल उन पर नहीं लगना जिनको सिलेक्ट करके हमने लिस्ट में डाला है। समझ में आ गई बात? तो कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में जो लिस्ट में जो आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलते हैं? जैसे सर्विस टैक्स है, क्या है? हर तरह की सर्विस पर टैक्स लगना है। अब सर्विस टैक्स का मेथड इस समय कॉम्प्रिहेंसिव है। कौन सा है? किसी प्रकार की कोई सर्विस हो उस पर टैक्स लगना है, केवल किन पर नहीं लगना? जो कि गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करके लिस्ट में डाल दी है और बोल दिया कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, और उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट। समझ में आ गई बात? बट जबकि एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में उल्टा है, वहां सेलेक्टिव मेथड है। कौन सा है? वहां सेलेक्ट करके उन्होंने पूरा लिस्ट के अंदर डाल दिया है, ठीक है, कि उसको लिस्ट के अंदर डाल दिया है कि ये जो है इनके ऊपर ड्यूटी लगनी है, इनके ऊपर टैक्स लगना है। तो वो लिस्ट जिसके अंदर वो आइटम्स मेंशन है जिन पर टैक्स लगना है उनको हम पॉजिटिव लिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक है, या सेलेक्टिव मेथड बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? समझ में आती है बात? ठीक है जी। अब आपके पास ये तो समझ में आ गया कि एक्साइजेबल गुड्स का मतलब क्या है। एक्साइजेबल का मतलब वो गुड्स जो कि लिस्ट में मेंशन है, जो कि और जिनके ऊपर टैक्स लगना है उनको क्या बोलेंगे? एक्साइजेबल। हर सारे गुड्स पर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये जो एक्साइजेबल गुड्स हैं ये एक्साइजेबल तब हो जाएंगे जब ये लिस्ट में मेंशन होंगे। और इस लिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, सीटा 1985। किस नाम से जानते हैं? CETA, सेंट्रल। लिखना है तो लिखिए फुल फॉर्म, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ। टैरिफ की स्पेलिंग जानते हैं? TARIFF, टैरिफ, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। हालांकि एक्साइज आपके सिलेबस में नहीं है, बट सर्विस टैक्स को पढ़ते वक्त थोड़ा सा हमें एक्साइज का भी रिलेवेंस पता होना चाहिए, तो इसलिए हम बेसिक बैकग्राउंड आपको एक्साइज की बता रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये कौन सी लिस्ट आएगी? सीटा। सीटा के अंदर ये मेंशन है। कोई गुड्स सीटा में मेंशन है तो बोलेंगे एक्साइजेबल है, नहीं मेंशन है तो बोलेंगे एक्साइजेबल नहीं है। अब सीटा के अंदर 2 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? कौन से 2 शेड्यूल्स हैं भैया? इसके अंदर जो शेड्यूल्स आते हैं वो एक शेड्यूल नंबर 1 है और शेड्यूल नंबर क्या है? 2। शेड्यूल 1 के अंदर जो भी गुड्स आते हैं इनके ऊपर लगती है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, BED। क्या बोलते हैं इसको हम? जो लिस्ट 1 में आते हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं, इनके ऊपर कौन सी ड्यूटी लगती है? बेसिक एक्साइज ड्यूटी। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सेनवैट। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल। सेन का मतलब CEN मतलब सेंट्रल, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस पे जो ड्यूटी लगती है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आता है? दूसरा जो शेड्यूल है इसमें जो ड्यूटी लगती है इसको हम बोलते हैं AED और SED। इसको हम बोलते हैं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। ये बेसिक थी, वो स्पेशल है। ये सेनवेट थी, वो एडिशनल है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती? अच्छा, तो एक बात सुनिए, जो शेड्यूल 1 में लिस्ट है और शेड्यूल 2 में भी लिस्ट है। शेड्यूल 2 की जो लिस्ट है
वो सारी आइटम शेड्यूल 1 में जरूर होंगी। किस में होंगी? क्योंकि शेड्यूल 2 में जो ड्यूटी लगनी है वो एडिशनल है, दैट इज इन एडिशन टू बेसिक, इन एडिशन टू। समझ में आ गई बात? जो आइटम शेड्यूल 1 में है पर 2 में नहीं है, जो आइटम किस में 1 में है पर, तो उस पर केवल बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगेगी। क्या लगेगी? और जो आइटम 1 में भी है और 2 में भी है तो उस पर बेसिक तो लगेगी और एडिशनल भी लगेगी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि एडिशनल लग रही है और बेसिक ना लगे। एडिशनल तभी लगेगी जब क्या लग रही है? समझ में आ गई बात? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी। अब ये सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, क्या बोलते हैं इसको? टैरिफ, TARIFF। ये बेटा एक पूरी लिस्ट है, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इस लिस्ट में हमने सारे गुड्स को क्लासिफाई करके डाला है। क्या करके डाला है? क्लासिफिकेशन समझते हैं ना, सेग्रीगेशन करके क्लासिफाई करके डाला है। और ये क्लासिफिकेशन हमने एक स्पेशल सिस्टम के बेसिस पे किया है। हमने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर बना था तो इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको हम बोलते हैं गैट एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, वो गैट एग्रीमेंट क्या था? ठीक है, दैट वाज बेसिकली एग्रीमेंट ऑन you can say general agreement on tariff and trade, general agreement on, ठीक है। तो ये बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड ओवर कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, विच इज कॉल्ड गैट एग्रीमेंट, ताकि कोई कंट्री किसी तरह की रोक न लगाए मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। भाई अगर अमेरिका इंडिया में माल बेचना चाहता है तो इंडिया रोक न लगाए, इंडिया अमेरिका में बेचना चाहता है तो रोक न लगाए। उसी का फायदा हमें हुआ कि जो हम ये बीपीओ सर्विसेज और ये देते हैं, वर्ल्ड ओवर देते हैं, तो ये इकोनॉमी ओपन हुई तभी हम ये कर पाए, वरना हमारी स्किल्स को कौन पहचानता? ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे सारे इंटरनेशनल गुड्स, आज आप देखते हैं आईफोन उसी समय अमेरिका में लॉन्च होता है, उसी समय इंडिया में भी लॉन्च हो जाता है। तो क्या ऐसा पहले होता था? पहले तो केवल स्मगलिंग होती थी। क्या होती थी? सालों साल आप कभी देख भी नहीं पाते थे कि फॉरेन कोई बढ़िया चीज आपको क्वालिटेटिव यहां पर मिल जाए। तो ये क्या हुआ? जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुए, बॉर्डर्स ओपन हुए, सारे के सारे ये गैट एग्रीमेंट साइन किया, WTO में मेंबर बने, तब जाकर के ये पॉसिबल हुआ। तो ये जो गैट एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने जिस सिस्टम से गुड्स का क्लासिफिकेशन किया था उसको हम बोलते हैं HSN सिस्टम। क्या बोलते हैं? HSN सिस्टम, हार्मोनाइज्ड, ठीक है कि नहीं, सिस्टम नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं उसको हम? हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो एक HSN सिस्टम होता है। क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर, राइट। तो उस सिस्टम के बेसिस पे ही यहां पर सीटा में गुड्स को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया है। जो सिस्टम गैट में यूज हुआ था, सेम सिस्टम, बल्कि सिमिलर कह सकते हैं, कई जगह चेंजेस हैं, बट सिमिलर सिस्टम कहां पर यूज हुआ? आकर के सीटा में यूज किया गया। इज दिस अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ में आ गया कि ये भैया एक्साइज ड्यूटी क्या है। अब एक्साइजेबल गुड्स का मतलब ये है कि अगर कोई गुड्स एक्साइजेबल है, मतलब लिस्ट में है, तभी टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। इवन अगर मान लीजिए ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है? यहां पर कोड है, प्रोडक्ट का क्या होता है? पूरा 8 डिजिट का कोड होता है। यहां पर सीटा के अंदर 21 सेक्शंस हैं, 98 चैप्टर्स हैं, और उनके अंदर प्रोडक्ट्स की एंट्री है। प्रोडक्ट्स क्या है? ठीक है, कॉलम बना रखें। अब कॉलम के अंदर उन्होंने ये बता रखा है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके ऊपर किस रेट से ड्यूटी लगेगी, और मान लो कहीं पर रेट के नीचे निल लिखा है। क्या लिखा है? तो ड्यूटी नहीं लगेगी। अब निल रेट भी क्या होता है? वो भी ड्यूटी माना जाता है। क्या माना जाता है? किसी के सामने निल रेट है तो हम ये बोलेंगे ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, पर निल रेट से है। किससे है? समझ में आ गई बात? तो ये नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है, एक्साइजेबल नहीं है। अगर निल रेट लिखा है, एक्साइजेबल होना मतलब टैक्सेबल होना। क्या होना? पर अगर निल रेट लिखा है तो भी वो क्या है? टैक्सेबल है। पर मान लो किसी के कॉलम के आगे रेट के नीचे ब्लैंक है, रेट वाला कॉलम क्या है? ब्लैंक है। लिस्ट में नाम दिया है पर रेट वाला कॉलम ब्लैंक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन एक्साइजेबल। क्या बोलेंगे? जो लिस्ट में दिया भी हो पर वो टैक्सेबल नहीं है। हाँ, पर रेट के अगर निल दे दिया तो वो टैक्सेबल है, चाहे निल रेट से क्यों ना हो। इज दिस क्लियर? और अगर किसी का लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वो एक्साइजेबल नहीं है। तो अब आप जरा समझिए एक्साइज ड्यूटी किस पर लगती है? मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए।
एक्साइज ड्यूटी किस चीज पे लगती है? एक्साइज ड्यूटी किस चीज पर लगती है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन किसका? एक्साइजेबल गुड्स का। कहां पर? इंडिया में। तो ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है कि नहीं? एक्साइज ड्यूटी किस पर लगती है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन किसका? एक्साइजेबल गुड्स। कहां पर? इंडिया में। इतनी बात याद हो गई, हम चल सकते हैं आगे। अब आपको यह पता चल गया एक्साइज ड्यूटी क्या है। अब मैं बात करूंगा कस्टम ड्यूटी की। किसकी बात करेंगे? ठीक है, तो ये हमने कर लिया, एक्साइज ड्यूटी इज डन। ये वाला पोर्शन हो गया ना हमारा। सो दिस इज डन। अब हम बात करते हैं किसकी? कस्टम ड्यूटी की। तो आइए जरा कस्टम ड्यूटी की तरफ देखते हैं। आपने नोट कर लिया था सारा? साथ साथ नोट करते जाइए। कस्टम्स ड्यूटी कौन सा? कस्टम्स किस पे लगती है? ड्यूटी ऑन import and export of goods। ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और, तो बेटा ये ड्यूटी किस चीज पर लगती है? इंपोर्ट मींस इंपोर्ट इनटू इंडिया का मतलब इंडिया से बाहर से कोई गुड्स इंडिया के अंदर लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया के अंदर से, इंडिया से बाहर गुड्स को लेकर के जाना। इनको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कौन से गुड्स? कौन से गुड्स? कोई भी गुड्स नहीं। बात तो फिर वही आ जाती है, यहां भी सिलेक्टिव सिस्टम है। कौन से गुड्स? सारे वो गुड्स जो कि मेंशन्ड है। कहां मेंशन्ड है? इन CTA 75। इसे हम बोलते हैं कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम्स टैरिफ एक्ट कहां पर मेंशन होने चाहिए? ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट किसमें? और ये जो कस्टम्स का एक्ट है, जो हमारे पास कस्टम्स एक्ट है, वो कब आया था? 1962 का है। कस्टम्स एक्ट कौन सा है? 1962। और ये कहां पर मेंशन्ड है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट। गुड्स की लिस्ट कहां दी हुई है हमें? जिनके पर इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी है, कहां पर दी है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1970। इसमें भी 2 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? पहले को हम बोलते हैं इंपोर्ट शेड्यूल। क्या बोलते हैं? और दूसरे को क्या बोलते हैं? तो इंपोर्ट शेड्यूल में उनकी लिस्ट दे रखी है जिन गुड्स के इंपोर्ट करने पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगी। और एक्सपोर्ट शेड्यूल में वो लिस्ट दे रखी है जिनके एक्सपोर्ट करने पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा। और अगर कोई लिस्ट में है ही नहीं तो नहीं लगेगी। और अगर नील रेट से लिखा हुआ तो टैक्सेबल है पर पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इज दैट ओके? तो इस चीज को हमने हमेशा याद रखना है। तो अब बताइए जरा, कस्टम ड्यूटी क्या है? किस पर लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका? कौन से गुड्स का? जो CTA में मेंशन है। जो कहां पर मेंशन है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर मेंशन है। इसके ऊपर हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली एक्साइज ड्यूटी थी मैन्युफैक्चरिंग पे, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, पर किसका? अल्टीमेटली गुड्स का। किस पे? गुड्स के ऊपर लगी ना। कस्टम ड्यूटी भी तो गुड्स पे लगी, एक्साइज ड्यूटी भी तो किस पे लगी? गुड्स पे लगी। तो अल्टीमेटली टैक्स किस पे लग रहा है? गुड्स पे। अब देखो भैया, जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे मारुति एक कार बनाती है, मान लीजिए उन्होंने एक कार बनाई बेलिनो, वो कार बनी उनकी 4 लाख रुपए की। उसके ऊपर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी भरी 1 लाख रुपए की। कितने की? वैट भरा 50,000 रुपए का। 4.5 और 1 5.5 लाख हो गया। अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 50,000 रुपए का, और वो गाड़ी बेच दी 6 लाख की। कितने की? अब जब 6 लाख रुपए उन्होंने कस्टमर से वसूला, तो कस्टमर से क्या वसूला? 4 लाख रुपए की कॉस्ट।
1 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने गवर्नमेंट को दी थी वो किससे वसूल ली? तो उनकी जेब से तो नहीं गई। वैट जो गवर्नमेंट को दिया किससे वसूल लिया? कस्टमर से वसूल लिया। हाँ या ना? तो बेटा एक्साइज ड्यूटी लगी थी किस पे? मैन्युफैक्चरिंग पे। और भरी किसने थी? मैन्युफैक्चरर ने। एक्साइज ड्यूटी लगी मैन्युफैक्चर पे थी, गवर्नमेंट को किसने जमा करवाई थी? मैन्युफैक्चरर ने। और मैन्युफैक्चरर ने किससे वसूल ली? कस्टमर से। ऐसे ही इंपोर्टर है। इंपोर्टर ने कोई फोन इंपोर्ट किया 50,000 रुपए का, ड्यूटी लगी, इंपोर्ट ड्यूटी 20,000 रुपए की। कितने की? उसने अपना प्रॉफिट बीच में जोड़ा 30,000 और 1 लाख रुपए का फोन बेच दिया। हाँ या ना? तो इंपोर्टर ने क्या क्या कलेक्ट किया? अब कस्टम ड्यूटी पे किसने करी थी? इंपोर्टर ने। किसने पे की थी? और बाद में वसूल किससे कर ली? कस्टमर से। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से एक्सपोर्टर वसूल कर लेगा। तो अब एक आपको स्पेशल फीचर नजर आ रहा है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगते हैं गुड्स पर। किस पे लगते हैं? चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगे, चाहे उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगे। ठीक है कि नहीं? पर ये टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जमा करवाता है, वो ये टैक्सेस क्या करता है? अल्टीमेटली किसी और को क्या कर देता है? डेलीगेट कर देता है। क्या कर देता है? किसी और से रिकवर कर लेता है। समझ में आ गई बात? इज दिस अंडरस्टूड? अब ऐसे ही हम बात करते हैं सर्विस टैक्स की। किसकी बात करते हैं? बताइए जरा, सर्विस टैक्स किस पर लगता है? सर्विस टैक्स लगता है ऑन सर्विसेज provided or to be provided. Services provided or to be provided. अब बेटा सर्विसेज जो प्रोवाइड कर दी गई हैं या जिनको प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट हो गया है, क्या हो गया? ठीक है, उनके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। राइट? जैसे मान लीजिए मेरी क्लासेस अब जून में शुरू होनी थी, कोई बच्चा मेरे पास आकर के अप्रैल में रजिस्ट्रेशन करा गया और फीस दे गया कि सर मैं जून में क्लासेस लूंगा, और ये रही फीस। मेरा एग्रीमेंट हो गया, पैसे उसने दे दिए, मैंने सर्विस कब देनी है उसको? जून में। पैसे वो मुझे कब देगा? एग्रीमेंट कब हो गया? अप्रैल में। तो भैया मुझे सर्विस टैक्स अप्रैल में जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, पर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मेरा क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया। समझ में आ गई? तो उस पर सर्विस टैक्स लग जाएगा। उस पर सर्विस टैक्स, हालांकि चाहे मैंने सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं करी, सर्विस प्रोवाइड कर दी है या की जानी है, तो उस पर क्या लग जाएगा? सर्विस टैक्स। तो कौन सी सर्विसेज पर टैक्स लगेगा? आंसर है 2012 से। 2000 शुरू में जब सर्विस टैक्स लगा था 1994 में लगा था। कब लगा था? कौन से ईयर से सर्विस टैक्स शुरू हुआ है? जब हम आपको सर्विस टैक्स करवाएंगे तो पूरी डिटेल फिर से बताएंगे। सर्विस टैक्स आया था 1994 से। कब से? और वैसे जो भी टैक्स लगाना होता है उसका अलग से एक्ट बनता है, जैसे कस्टम का अलग से एक्ट है, एक्साइज का अलग से एक्ट है, बट सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाना था इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया। रीजन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पास पावर नहीं थी एक्ट बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पास क्या नहीं थी? सर्विस टैक्स के ऊपर एक्ट बनाने की कोई पावर नहीं थी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? पावर कहां से ली? बिना पावर के ही टैक्स लगा दिया? आंसर है नहीं। गवर्नमेंट ने यूज की एंट्री 97। कौन सी एंट्री? रेजिडुअल एंट्री 97 यूज की। वहां से पावर ड्रॉ करके सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया। शुरू में केवल पहले साल केवल 3 सर्विसेज पे टैक्स था। कितने पे था? 3 सर्विसेज पे टैक्स था। और सर्विस टैक्स के जो प्रोविजंस थे उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से कोई एक्ट पास नहीं किया। हर साल जब गवर्नमेंट बजट लाती है, क्या लाती है? उस बजट को हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उस फाइनेंस एक्ट के द्वारा ही सर्विस टैक्स को लगाया गया 1994 में। उस बजट के अंदर पार्ट 5 था, फाइनेंस एक्ट 1994 का पार्ट 5 था, जिसके द्वारा क्या लगाया गया? अभी आगे चलते हुए इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि बजट क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं।
तो आपको बताएंगे। तो सारे प्रोविजन सर्विस टैक्स के किसमें दे रखे हैं, इसके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया गया। ये बजट के द्वारा, जिसको हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, 1994 में सर्विस टैक्स लाया गया। शुरू में ये सिलेक्टिव मेथड पे था। किस पे था? शुरू में ये कौन से मेथड से था? सेलेक्टिव मेथड से। तो 3 सर्विसेज, फिर बढ़ते 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 हर साल गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया? सर्विसेज बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे 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 बढ़ाते 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 119 सर्विसेज हो गई। क्या हो गई? 100। फिर उन्होंने जब 2012 आया तो 1 जुलाई 2012 से गवर्नमेंट ने सिस्टम कर दिया कंप्रीहेंसिव सिस्टम। क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि सारी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। पहले तो जो लिस्ट में थी उन्हीं पे टैक्स लगता था, सिलेक्टिव वाली, जैसे कस्टम, जैसे एक्साइज। अब बोले कि नहीं, सारी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, केवल उन पर नहीं लगेगा जिनकी लिस्ट हमने आपको दी है। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलते हैं? और साथ ही साथ उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट और थमा दी जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं थी, पर उनको भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको भी अभी क्या करते हैं? एग्जम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं? और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। उस नोटिफिकेशन को हम बोलते हैं मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। ये सब चीजें सर्विस टैक्स में आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, अभी तो एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में सर्विसेज है और नेगेटिव लिस्ट में सर्विसेज है, उन पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। उनको छोड़ के अब कोई भी सर्विस हो उस पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स लगेगा। इज दिस अंडरस्टूड? तो आज की डेट में हमारा कंप्रीहेंसिव सिस्टम है सर्विस टैक्स का। तो सर्विस टैक्स किस पर लगता है? प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। समझ में आ गई बात? पर कौन सी सर्विसेज पे नहीं लगेगा? जब आप सर्विस टैक्स पढ़ेंगे ना पूरा, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कोई सर्विस अगर सर्विस की लिस्ट में ही नहीं आती तो उस पर नहीं लगेगा, और अगर कोई सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में दी गई है तो उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगता। जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस दोगे तो वहां टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब ऐसे और जो जगह है SEZ में दोगे तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो एरियाज हम आपको बताएंगे कि कहां का सर्विस टैक्स नेगेटिव लिस्ट में तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो पूरी लिस्ट बताई जाएगी, पर जनरली हर सर्विस पर टैक्स लगेगा एक्सेप्ट जो नेगेटिव लिस्ट में है या मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर दी है या प्रोवाइड की जानी है। सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को भरेगा कौन? सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को कौन भरेगा? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस, और वो रिकवर किससे करेगा? सर्विस रिसीवर से। पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर सर्विस टैक्स गवर्नमेंट सर्विस रिसीवर से लेती है। किससे लेती है? सर्विस रिसीवर से लेती है, राइट। उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? नॉर्मल चार्ज तो प्रोवाइडर पे है। नॉर्मल चार्ज किस पे? कि जो प्रोवाइडर है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, रिकवर रिसीवर से कर लेगा। समझ में आ गई बात? पर कई जगह ऐसा होता है कि रिसीवर जो होता है बहुत जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोवाइडर बेचारा तुच्छ सा प्राणी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, तुम LIC के एजेंट हो। क्या हो? LIC इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन और आप क्या हो? उसके हजारों में से एक एजेंट। क्या है? आप LIC को क्या फैसिलिटी देते हो? आप एजेंट हो, आप LIC को सर्विस दे रहे हो। क्या सर्विस दे रहे हो? आप घर घर जाते हो, लोगों से कहते हो पॉलिसी करानी है, कोई मान जाता है तो उसका फॉर्म लेकर के भागे भागे LIC के पास जाते हो, इसकी इंश्योरेंस कर दो। क्या कर दो? तो आप LIC के लिए क्या कर रहे हो? LIC के लिए सर्विस दे रहे हो, LIC को, उनके लिए कस्टमर ला रहे हो, हाँ या ना? तो बदले में LIC आपको क्या देती है? कमीशन। क्या देती है? एजेंट को कमीशन देती है, हाँ या ना? सर्विस कौन दे रहा है? एजेंट। और सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? LIC। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा अरे नहीं नहीं, ये जो छोटे मोटे बेचारे LIC एजेंट है ये कहां भटकते रहेंगे सर्विस टैक्स, पहले ही LIC सर्विस टैक्स लेंगे LIC से और फिर हमें जमा करवाने आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे केसेस में सर्विस टैक्स कौन जमा करवाएगा? LIC ही करवाएगा। तो ऐसे केस में प्रोवाइडर ना जमा करवा के कौन करवा रहा है? रिसीवर। ऐसे ही एक लंबी लिस्ट है जहां पर सर्विस टैक्स किसको जमा करवाना पड़ता है? रिसीवर को। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं?
नॉर्मल चार्ज प्रोवाइडर के ऊपर है, रिवर्स चार्ज किसके ऊपर है? रिवर्स चार्ज का केस होगा तो रिसीवर को। अब कई ऐसे भी किस जगह है जहां पर कुछ रिसीवर को करवाना है और कुछ प्रोवाइडर को करवाना है, तो वो भी आपको केसेस बताए जाएंगे। बट एनी केस अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि सर्विस टैक्स लगेगा सर्विसेज के ऊपर, विच आर प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड इन रेस्ट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। तो सर्विस टैक्स लगा सर्विस पे, किस पे लगा? और कलेक्ट किससे किया जाएगा? प्रोवाइडर से या रिसीवर से, एज द केस मे बी। अब उसके बाद आ जाता है बेटा सेल्स टैक्स। क्या आ जाता है? सेल्स टैक्स क्या है? टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। टैक्स ऑन, अब बेटा सेल्स टैक्स दो तरह का होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड लोकल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है इंटर स्टेट सेल पे, और लोकल सेल्स टैक्स लगता है लोकल सेल और इंट्रा स्टेट सेल। लोकल सेल और इंट्रा, इंट्रा INTR है, ये INTER है, वो INTR है, इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है जैसे दिल्ली का कोई डीलर हरियाणा के डीलर को माल बेचे, तो माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल। उस पर क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। और मान लो दिल्ली का डीलर दिल्ली के ही दूसरे डीलर को माल बेच दे, तो लोकल सेल्स है या इंट्रा स्टेट सेल है, इस पे लोकल सेल्स टैक्स लगेगा। तो ये सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाती है? समझ में आ गई बात? सेंट्रल स्टेट्स टैक्स ये लेवी कौन करेगा? लेवी का मतलब समझते हो? लेवी मतलब इंपोज करना। लेवी कौन करेगा? लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पर लेवी कौन करता है? लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेवी बाय, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और यहां कौन लगाएगा? समझ में आ गई बात? इसी लोकल सेल्स टैक्स को सीजे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवी मतलब इंपोज करना, लगाना, टैक्स को लगाना, इंपोज करना, टैक्स चार्ज करना। टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? टैक्स को इंपोज करने का अधिकार किसको है? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ गई बात? पर याद रखना सेल्स टैक्स जो होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगाए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। किसके पास है? चाहे सेंट्रल सेल्स टैक्स हो चाहे लोकल सेल्स टैक्स हो, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कलेक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? और यहां भी एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन किसके पास है? कौन सी स्टेट? जिस स्टेट ने माल बेचा या जिस स्टेट ने माल खरीदा? आंसर है जिस स्टेट ने माल बेचा वो चार्ज करता है। जैसे दिल्ली के डीलर ने हरियाणा के डीलर को माल बेचा, तो दिल्ली का डीलर हरियाणा के डीलर से CST लेगा, और वो CST किसको जमा करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करवाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट को करवाएगा। किसको करवाएगा? चाहे लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये केवल सेल्स टैक्स में है, बाकियों में नहीं है, केवल सेल्स टैक्स में। किसमें? अब ये जो सेल्स टैक्स लोकल सेल्स टैक्स है, इसी को हम वैट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकल सेल्स टैक्स को किसके नाम से जानते हैं? वैट के नाम से। समझ में आ गई बात? चाहे सेंट्रल सेल्स टैक्स हो चाहे लोकल सेल्स टैक्स हो, कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, चला जाए आगे।
अब हटा दो इसको, किसी का रह तो नहीं गया, क्योंकि अब दोबारा नहीं ला सकता मैं, ये एक बार गया तो खत्म। हाँ जी, क्लियर है। चले अब आ जाइए, यहां पर मैंने आपको ये चारों टैक्सेस करवा दिए, राइट। चलो बताओ, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगती है? मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की? कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका? सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सर्विसेज पर लगेगा, है ना। सेल्स टैक्स किस पे लगता है? ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स, ऑन द, चाहे वो लोकल हो चाहे वो वैट, हाँ या ना। तो आप देख सकते हैं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पर लग रहे हैं। तो पहली बात क्या आ गई, ये कहां पर लगते हैं? देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पर लगाए जाते हैं? गुड्स एंड। दूसरी बात, लगाता जो व्यक्ति लगाता है इन टैक्सेस को और गवर्नमेंट को जमा करवाता है, फिर ये रिकवर किससे कर लेता है? तो मतलब बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड टू, यस और नो। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स की। वेल्थ टैक्स तो हमारा खत्म हो गया, तो डायरेक्ट टैक्स में मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं। इनकम टैक्स किस पर लगता है? आंसर है, इनकम टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पर। किस पर? टैक्सेबल इनकम। किसी व्यक्ति की अगर टैक्सेबल इनकम होगी वो लगेगा, पर टैक्सेबल इनकम किसकी होगी? पर्सन की। किसकी होगी? जैसे अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है तो कौन टैक्स भरेगा? आपकी है तो आप भरेंगे। ऐसा हो सकता है कि मेरी पर्सनल इनकम हो और मेरा भाई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मैं उसे कहूं भाई तू बर्डन शेयर कर ले। आंसर है हाँ, इनफॉर्मली वो मेरे को पैसे दे दे या कुछ भी कर दे, शेयर कर ले, पर लीगली मैं अपना बर्डन उसके ऊपर वहां पर लीगली डाल सकते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में। यहां पर वो अलग बात है कि मेरे पास देने को नहीं है और मैं कहूं भाई प्रिय छात्रों, इनकम टैक्स वालों ने मेरे 10 लाख का जुर्माना लगा दिया है, ठीक है कि नहीं, तो आप मेरी सहायता करो। वैसे सहायता कर दो अलग बात है, लीगली क्या मैं आपसे वसूल सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और ये लगेगा किसके ऊपर? आंसर है पर्सन के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा? और ऐसे वेल्थ टैक्स किस पे लगता था? वेल्थ पर। किस पे लगता था? वेल्थ मतलब जायदाद और इनकम मतलब इनकम। इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स है और जायदाद पे जो टैक्स लगता है वो वेल्थ टैक्स। पर वेल्थ टैक्स तो अब खत्म हो गया, तो इनकम टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पर। मतलब अगर उस व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल इनकम की लिमिट को क्रॉस करती है तभी टैक्स लगेगा, वरना टैक्स। क्लियर है? तो यहां टैक्स लगेगा किसके ऊपर? स्पेसिफिक पर्सन पर। किस पे लगता है? और इसका बर्डन हम शिफ्ट, चलिए तो नोट कर लीजिए अब।
हाँ बच्चे, फाइनेंस एक्ट 2015 हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको समझाऊंगा फाइनेंस एक्ट क्या होता है, इसी चैप्टर का पार्ट है। अभी थोड़ी देर में आप समझना शुरू हो जाएंगे कि ये फाइनेंस एक्ट क्या भला है, कब किस पे लगेगा, क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो इस बार से फाइनेंस एक्ट 2015 ने वेल्थ टैक्स को क्या बोल दिया है, एबॉलिश कर दिया है, खत्म। ये टैक्स वेल्थ टैक्स से खत्म हो गया। जी क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम पर लगेगा और टैक्सेबल इनकम पर्सन की होगी। किसकी होगी? जी क्लियर है। अब कुछ चीजें हम आपको यहां पर बता रहे हैं। यहां देखिए, आपको हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर को डिवाइड कर दिया है। किस चीज की पावर को डिवाइड किया है? टैक्स लगाने की पावर। किसको? टैक्स लगाने की पावर को उन्होंने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। सेक्शन वो मैंने बताया था ना आपको, आर्टिकल 246 एंड 248 के द्वारा शेड्यूल 7 में 3 पार्ट कर दिए, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो ये रही लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो यहां पर पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी कौन सी है? स्टेट, और तीसरी कौन सी लिस्ट है? कंकरेंट लिस्ट। यस और नो? तो लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास कौन कौन से टैक्सेस, यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है? पहला लगा सकती है इनकम टैक्स। क्या लगा सकती है? विच टैक्स इज दिस? इनकम टैक्स। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये हमारी कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट। तो इसमें सबसे पहला टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। दूसरा कौन सा है जी? कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। इन दोनों में क्या अंतर होता है? यस, ये दोनों हैं इनकम टैक्स। दोनों के दोनों क्या है? ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पर लगता है और इनकम टैक्स को हम पर्सनल टैक्स बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, इन पर लगेगा। समझ में आया? कंपनी को छोड़ के अदर पर्सन पर लगेगा। उसके बाद हमने कौन सा किया था? सेंट्रल एक्साइज। कौन सा किया था? एक्साइज। फिर कौन सा किया था? कस्टम्स। और कौन सा किया है जी? सर्विस टैक्स। और कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी? सेंट्रल सेल्स टैक्स। कौन सा लगाएगी? सेंट्रल, मैं इसको शॉर्ट में सीएसटी लिख देता हूं। ये टैक्स लगाने की पावर किसको है? ये इंपॉर्टेंट टैक्सेस है, इसके अलावा भी और है, पर ये इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं जो लगाती है। सेकेंड लिस्ट कौन सी आ गई? स्टेट लिस्ट। कौन सी आ गई?
तो इसमें कौन कौन सा आ गया, इसको हम बोलते हैं वैट या लोकल सेल्स टैक्स, लोकल, और यू मे कॉल इट एज वैट, है ना। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी कौन कौन लगाता है, एक्साइज ड्यूटी कौन कौन लगाता है, ध्यान से सुनना। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, पर किस चीज पे? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किस पे लगाती है? LFHC मतलब लिकर, लिकर मतलब शराब, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर। तो इस पे जो टैक्स लगाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। और क्या है? ओपीएम, और क्या है? इंडियन हेम्प, और क्या है? नारकोटिक्स, और नारकोटिक ड्रग्स। इन पे कौन टैक्स लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये सब नशीले पदार्थ हैं, ओपीएम, इंडियन हेम्प। पर याद रखो, इन नशीले पदार्थों से मिलाकर के अगर कोई कॉस्मेटिक्स बनाया जाए, क्या बनाया जाए, या मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाई जाए, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। कौन लगाएगी? समझ में आ गई बात? ठीक है कि नहीं? इन नशीले पदार्थों का उत्पादन अगर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। पर इनके प्रोडक्शन के बाद इनको मिला करके कोई कॉस्मेटिक्स या मेडिसिन बनाई जाए, तो उस पर टैक्स कौन लगाएगी? और बाकी सारी चीजों के, बाकी सब चीजों के प्रोडक्शन पे भी कौन टैक्स लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग सॉल्ट, इंक्लूडिंग इवन सॉल्ट के प्रोडक्शन पे भी कौन टैक्स लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात? चलिए, उसके बाद आ गया स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना मना करता है, पर फिर भी अगर किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलाउ करेगा एग्रीकल्चर पे टैक्स, तो वो कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, है ना, या इसको प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल। जैसे गुड़गांव में बीपीओ एम्प्लॉयज पे टैक्स लगता है, ठीक है कि नहीं? चाहे वो 2-3 रुपए ही लगता हो, चाहे 1 रुपए ही लगता हो, सैलरी से सिर्फ इतना ही घटता हो, बट दैट इज कॉल्ड बीपीओ टैक्स। तो वो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है। मान लो कल को कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस पे दिल्ली गवर्नमेंट क्या लगा दे? टैक्स लगा दे, तो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट हो गया, या टैक्स ऑन प्रोफेशन हो गया। कल को मान लीजिए ऑटो क्या कहते हैं, जैसे हमारे गुड्स कैरेजेस कंपनीज हैं, उन पे कोई टैक्स लगा दे गवर्नमेंट, तो पर्टिकुलर टाइप के एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन पे टैक्स लगा दिया जाए, तो उसे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कौन लगाती है? उसके बाद आ गया टोल टैक्स। कौन सा आ गया? ये भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और आखिरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी है? ये खाली है, ये हमने आपको बता ही दिया था कि ये लिस्ट क्या है। ठीक है, आइडिया आ गया? लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लिकर मतलब शराब। ओपीएम, ओपीएम नशीला पदार्थ होता है। इंडियन हेम्प, तो जैसे हिंदुस्तानी जैसे नशीला पदार्थ, जैसे भांग हो गया या धतूरा हो गया, ऐसी चीजें हो गई जिनसे कि आगे जाकर नशीले और चीजें बनती हैं। फिर नारकोटिक्स एंड नारकोटिक ड्रग्स, तो ये आप जानते ही क्या होते हैं। ठीक है जी, अब ये सब समझ में आ गया। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में क्या क्या आना है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब एक चीज समझते हैं, ये जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ठीक है, इनमें एंट्री नंबर कौन कौन सा है? सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है? एंट्री 82। कौन सी है? नंबर 1 इज एंट्री 82। कौन सी है? विजिबल है या डार्क करूं?
यूनियन लिस्ट में सबसे पहले कौन सी लिस्ट है? इसमें एंट्री 82, दिस इज इनकम टैक्स अदर देन it is income tax other than tax on agriculture. एंट्री 83 में आता कस्टम ड्यूटी, क्या आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कस्टम्स ड्यूटी। एंट्री 84 में आता है एक्साइज ड्यूटी, क्या आता है? एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद एंट्री 92A, ये सब लर्न करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में इनके ऊपर। जैसे अभी मैंने बताया था कि इस बार आया कि सर्विस टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट को कौन सी एंट्री देती है? 97। कौन सी देती है? ठीक है कि नहीं? बताया था ना, अभी बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। ये देखो, ये आपके पास आ जाता है CST। 92A में क्या लगाते हैं हमारे पास? CST। 97 में हमारा सर्विस टैक्स लगता है CST। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। 92B टैक्स ऑन कंसाइनमेंट, मतलब स्टॉक ट्रांसफर्स। क्या हो गया? टैक्स ऑन, जैसे मेरी मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में हो रही है, मेरे महाराष्ट्र में भी आउटलेट है, दिल्ली में भी है, वहां से यहां भेजूंगा तो कंसाइनमेंट। बेचा नहीं है पर भेजा है। समझ में आ गई बात? 92C, एंट्री 92C। अब मैंने आपको बताया था, जहां तक सर्विस टैक्स का सवाल है, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी सर्विस टैक्स लगाने की, तो गवर्नमेंट ने रेजिडुअल एंट्री 97 यूज की 1994 में, और फाइनेंस एक्ट के द्वारा, मतलब बजट के द्वारा ही क्या ले आए? सर्विस टैक्स का कानून ले आए। पर बाद में गवर्नमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करके एक नई एंट्री लाया, विच इज एंट्री 92C। कौन सी है? एंट्री 92C में गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? सर्विस टैक्स। क्या लगा सकती है? तो गवर्नमेंट चाहे तो सर्विस टैक्स के ऊपर पूरा एक्ट बना सकती है। अब क्या बना सकती है? पहले पावर नहीं थी, पर अब पावर है कि गवर्नमेंट पूरा क्या बना सकती है? सर्विस टैक्स एक्ट बना सकती है। पर आज तक भी गवर्नमेंट ने इसको यूज नहीं किया। इट इज नॉट एप्लीकेबल टिल डेट। इट इज, आज तक भी गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स के ऊपर अलग से कोई एक्ट 1994 में लाए थे, आज अब 2016 हो गई, पर अभी तक भी सरकार ने, बीच में कानून लाने की पावर भी गवर्नमेंट को मिल गई, अमेंडमेंट भी कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है कि नहीं? पर आज तक भी 92C को गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही। किसको यूज कर रही है आज तक भी? एंट्री 97। दिस इज व्हाट? रेजिडुअल एंट्री।
और इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ है? स्टेट लिस्ट में क्या आता है जी? What comes in state list? What comes in state list में एंट्री 51, एंट्री 51 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है एक्साइज ड्यूटी लगाने की। क्या लगाने की? क्या लगाएगी गवर्नमेंट? एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। किस चीज पे लगाएगी? यस, ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, ओपियम, इंडियन हेम्प, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स, एंड नारकोटिक्स ड्रग्स। और एंट्री 54 में क्या लगेगा जी? यस, स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई वैट एंड लोकल सेल्स टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो आपको क्या करनी है, सारी लर्न करनी है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, राइट। चलिए, इतना पोर्शन हो गया। अब जरा समझते हैं कि ये बजट क्या चीज होती है, फाइनेंस बिल क्या चीज होती है। हाउ द लॉ इज मेड, हाउ द लॉ इज, किस तरीके से लॉ बनाया जाता है, लॉ किस प्रकार बनता है। किसी भी कंट्री का कोई भी कानून बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। मैंने बताया किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो सुप्रीम हाईएस्ट लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उसके अलावा कोई अगर और लॉ बनाना हो तो कैसे लॉ बनेगा? पहली बात तो है कि लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता हो तभी बन सकता है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई भी लॉ आप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है कि भाई लॉ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हम किस पर्पस के लिए लॉ बना रहे हैं, उसका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या क्या हमारे पास क्या कहते हैं सेक्शंस होने चाहिए, सबसेक्शंस होनी चाहिए, ये सब बातें उसमें डाली जाती हैं। और जनरल पब्लिक के ओपिनियन के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट के लिए हम क्या मंगवाते हैं, वहां से उनसे उनके ओपिनियन मंगवाते हैं और सर्कुलेट कर देते हैं रफ ड्राफ्ट को कि बताइए इनमें क्या क्या आपको लगता है कि और चीजें होनी चाहिए या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं डिस्कशन पेपर। क्या बोलते हैं? सबके ओपिनियन आ जाते हैं डिस्कशन करने के बाद, फिर काट छांट करके, ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो जिनको ये काम दिया जाता है लॉ बनाने का, वो क्या करते हैं, काट छांट करके फिर उसके अंदर एक प्रपोज्ड बिल बनाते हैं कि ठीक है इस फॉर्म के अंदर ये कानून पास होना चाहिए, हम इस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। वो प्रपोज्ड बिल बन जाता है। क्या बन जाता है? समझ में आ गया? अब वो प्रपोज्ड बिल एक बार क्या प्रेजेंट कर दिया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, मतलब लोकसभा राज्यसभा। वहां दोनों जगह पास हो जाने के बाद गवर्नमेंट इसको भेजती है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। किसके लिए? प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो ये बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्ट मतलब कानून बन गया। अब क्या बन गया? समझ में आ गया? एक्ट में कन्वर्ट हो गया। पर ये एप्लीकेबल किस डेट से होगा? ये एप्लीकेबल उस डेट से होगा जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफिशियल गजट मतलब इसमें बोलते हैं सरकारी घोषणा पत्र।
ठीक है कि नहीं? वहां पर एक बार नोटिफाई हो जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि इस देश के और सारे लोगों को, नागरिकों को, सब लोगों को जो कि इस देश से ताल्लुक रखते हैं या बाहर वाले जो इस देश में आ रहे हैं, उन सबको यह मान लिया जाएगा इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दे नो इट। जैसे आज तक आपने क्या इंडियन क्रिमिनल एक्ट पढ़ा, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा। पर आपको यह पता है कि किसी का मर्डर करने से क्या होता है? फांसी होती है। पर और भी उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जो आपने नहीं पढ़े, पर क्योंकि वो नोटिफाई हो चुके हैं तो इट इज प्रिज्यूम्ड एवरीबॉडी नोज इट। कल को कोई आदमी कहे यार मैंने तो मर्डर किया था, मुझे थोड़ा पता है कितनी बड़ी सजा है, मैंने तो सोचा था 2-4 दिन की जेल यात्रा करनी पड़ेगी, ये तो गलत है जी, तो मेरे पे तो नहीं लगना चाहिए। सी वहां पर ये बोलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। वो एक बार नोटिफाई हो गया, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरीबॉडी नोज इट। कोई आदमी कहे मैं तो जी अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ा ही लिखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या है, सॉरी, स्टिल द लॉ इज एप्लीकेबल। एक बार नोटिफाई हो गया तो वो क्या हो गया? एप्लीकेबल। समझ में आ गई बात? तो बिल से लेकर एक्ट बनने तक की जो जर्नी है, ठीक है कि नहीं? एक्ट बनने के बाद वो एप्लीकेबल कब होगा? जब वो ऑफिशियल गजट में क्या हो जाएगा? नोटिफाई। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। डिस्कशन पेपर में शुरू में हम एक रफ मसौदा बनाते हैं, मतलब एक हम पहले एक उसको बेसिक शेप देते हैं कि इस कानून में क्या होना चाहिए, फिर लोगों से राय मांगी जाती है, ओपिनियन मंगवाया जाता है उस बेसिक ड्राफ्ट को देखे। जैसे अभी लोकपाल बनना था, क्या बनना था? तो जगह जगह जनसभाएं की, अन्ना हजारे ने और लोग मिले, सब लोग सिविल सोसाइटी के सब लोगों ने मिल करके अपने ओपिनियन दिए कि इसमें लोकपाल बिल में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो सबकी राय लेने के बाद फिर एक बिल बनाया गया कि भाई इस शेप में ये पास होना चाहिए, ठीक है? तो जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तो एक रफ ड्राफ्ट है, रफ ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं? डिस्कशन पेपर, ठीक है? उस पर डिस्कशन चलेगा। कानून बनाने की पावर केवल गवर्नमेंट को है। कानून बनाने की पावर किसको है? केवल जी, पोजीशन नहीं। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर यही तो बात, यही तो कंट्राडिक्शन था यहां पर। यही तो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही थी कि जो कानून बनाने की पावर है वो गवर्नमेंट को है, जनरल पब्लिक नहीं बता सकती कि हम क्या बनाएं, ठीक है? कि हाँ हम ओपिनियन मांगे आपसे तो आप ओपिनियन दीजिए, उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है। आप गवर्नमेंट पे फोर्स नहीं कर सकते कि आप गवर्नमेंट ये बिल बनाए। नहीं प्रपोज किया, पर उन्होंने कहा माना कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अपनी मर्जी से जो बिल पास किया सो किया। आज की डेट में भी अगर केजरीवाल ने भी जो पास किया तो वो अपनी मनमर्जी से किया, किसी के ओपिनियन थोड़ा लिए, ठीक है कि नहीं? जो उन्हें ठीक लगा। गवर्नमेंट की पावर होती है ये। किसकी पावर है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चूज करके क्यों भेजा था आपने अगर अपनी मर्जी चलानी थी हर एक ने तो? वरना तो कंट्री में केओस हो जाएगा। गवर्नमेंट का काम ही क्या है, ठीक है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर किसको दी है? ये अल्टीमेटली ये बिल से एक्ट कब बनेगा, कानून कब बनेगा? जब पार्लियामेंट पास करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट असेंबली पास करेगी। कौन करेगी? तो वो स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट ये कौन है? ये सारे के सारे गवर्नमेंट ही तो है। गवर्नमेंट के पास होने पर ही तो ये बिल पास होगा, वरना कैसे होगा? तभी तो ये कानून बनेगा। बिल तो बिल है, बिल से क्या फर्क पड़ता है? एक किताब है, लिख दो, वो किसी पे मान्य थोड़ा है, किसी पे कोई कंपलसरी थोड़ा है। वो कंपलसरी कब होगी? जब उसको कानून बना दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पार्लियामेंट का क्या मिल जाएगा? उसको कंसेंट मिल जाएगा। चलिए जी, हो गया। अब इसके बाद हाँ, हमारे पास एक होता है फाइनेंस एक्ट। क्या होता है? चलो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पर पहले हम शुरू करते हैं, हमारा सिलेबस शुरू करते हैं। ये आपको मैंने बेसिक्स कुछ बताए थे, ठीक है? और ये बेसिक्स किसके बारे में थे? ओवरऑल व्यू ऑफ टैक्सेशन था, है ना? आज हम शुरू करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में हम शुरुआत कर रहे हैं इनकम टैक्स से। कहां से शुरुआत कर रहे हैं? ठीक है। और इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। नोट डाउन, दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट।
देखिए बेटा, किसी भी टैक्स को जब गवर्नमेंट लगाती है तो उसके लिए एक्ट बनाती है। तो इनकम टैक्स के लिए भी एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1964। इनकम टैक्स एक्ट 19, राइट? ठीक है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया क्या। अब जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके अंदर अलग अलग आपके पास सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजोज, ठीक है कि नहीं, ये सब दे रखे हैं। तो अलग अलग सेक्शंस हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम ये जानने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, कि भाई ये इनकम टैक्स किस तरह का टैक्स है, किस पर लगेगा, कब लगेगा, ठीक है कि नहीं, और कैसे पे किया जाएगा। तो इन सब चीजों, बेसिक चीजों की जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलेगी। कौन सा? इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनकम टैक्स का। जो सबसे पहला हम सेक्शन करेंगे दैट इज सेक्शन 4। ये सेक्शंस आपको लर्न करने हैं साथ साथ। जो मैंने सेक्शन मार्क कर दिए या लिख दिए वो आपको साथ साथ डेली बेसिस पे लर्न करने हैं। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। क्या बताता है? तो बेटा इनकम टैक्स में जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करूंगा ना तो सबसे पहली चीज उसमें करवाऊंगा बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब ये कि टैक्स किस पर लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस रेट से लगेगा। तो ये क्या बताएगा? बेसिस ऑफ चार्ज। तो बेटा इनकम टैक्स का सेक्शन 4 बोलता है कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन द, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन द टोटल इनकम। किसके ऊपर? टोटल इनकम के दो और नाम है, आप लिख लीजिए, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम। टोटल इनकम को दो और नामों से बुलाया जाता है। टोटल इनकम भी बोल सकते हैं और टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं और नेट इनकम भी बोल सकते हैं। इनकम टैक्स किस पर लगेगा? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम। किसकी नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम? आंसर है पर्सन की, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम कब से कब तक देखनी है, किस पीरियड की देखनी है? पैदा होने से मरने तक की? आंसर है नहीं। हम टैक्स लगाते हैं एनुअल बेसिस पे। इनकम टैक्स किस बेसिस पे लगाते हैं? अब एनुअल बेसिस मतलब ईयरली बेसिस। ईयरली कौन सा ईयर? ईयर भी तीन तरीके होते हैं ना, ईयर भी तीन तरीके होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च। एक होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कुछ भी ले सकते हो, दिवाली टू दिवाली, दशहरा टू दशहरा, जिसको हम नेचुरल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बेटा कौन सा ईयर? तो इनकम टैक्स एक्ट ने, इनकम टैक्स एक्ट में पहले यह था कि लोग जिस हिसाब से अपना अकाउंटिंग ईयर लेते हैं उस हिसाब से टैक्स लगता था, बट नहीं, बाद में जाके इनकम टैक्स एक्ट में 89-90 से प्रोविजन डाल दिए गए कि हर व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्पस के लिए अकाउंट्स आप कोई किसी भी मंथ टू मंथ बनाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता, पर इनकम टैक्स के लिए आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे फाइनेंशियल ईयर वाइज। कैसे बनाने पड़ेंगे? समझे? तो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको अपने अकाउंट्स बनाने हैं और फाइनेंशियल ईयर की इनकम के ऊपर क्या देना है? टैक्स देना है। अब मान लीजिए पहला फाइनेंशियल ईयर जिसमें हमने पैसा कमाया, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे टैक्स लगाना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर की। फाइन। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहली बार पैसा कमाना शुरू किया, उसने अपना कॉलेज खत्म किया और बिजनेस शुरू कर लिया। क्या किया? और पहली बार उसने पैसा कमाया फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 में। तो 2014 और 2015 की आपको क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल इनकम। क्या निकालनी पड़ेगी? तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या 2014-2015 की टोटल इनकम आप 2014-2015 खत्म होने से पहले बता सकते हैं? पूरे साल की टोटल इनकम चाहिए ना। कहां? अप्रैल से लेकर मार्च तक की। अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक की इनकम चाहिए ना। आप जनवरी 2015 में बता दोगे कि पूरे साल की कितनी इनकम है? जब तक पूरा साल, जब आपको टोटल इनकम निकालनी है तो पूरा साल खत्म होने के बाद ही टोटल इनकम निकल सकती है। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को मैं निकाल सकता हूं। समझ में आ गई बात? की पूरे साल की, पर साल खत्म होने से पहले तो टोटल इनकम नहीं निकल सकती ना। तो टैक्स किस पर लगना है? टोटल इनकम पे। और टोटल इनकम कब निकल सकती है? जब ईयर खत्म हो जाए। जब ईयर खत्म हो जाएगा तो उसी ईयर में टैक्स लगा सकते हो जिस ईयर की इनकम है ना। उस ईयर में टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि टैक्स लगना है टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक ईयर खत्म
तो इस टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगना है, क्या लगना है? वो टैक्स लगना है कौन सी ईयर में लगेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 2015। हाँ या ना? तो ये जिस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगना है, जिस ईयर की टोटल इनकम है, जिसकी टोटल इनकम कैलकुलेट होनी है जिस ईयर की, ठीक है, उसके ऊपर उस साल तो टैक्स नहीं लग सकता। टैक्स कब लगेगा? अगले साल। तो जिस साल टैक्स लगेगा, कौन से साल टैक्स लगेगा? 2015, 2000। तो टैक्स लगाएगा कौन? आंसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति की कितनी इनकम है? कोई भविष्यवाणी होगी या ज्योतिषी को बुलाएगा? नहीं, ये डिक्लेयर करेगा। कौन डिक्लेयर करेगा? पर्सन, कि मेरी 2014, 2015 में इतनी इनकम है। वो कैसे डिक्लेयर करेगा? कैसे डिक्लेयर करेगा? 2014, 2015 में जितनी उसकी इनकम हुई है वो 2015, 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम बताएगा, डिक्लेयर करेगा। डिक्लेयर कैसे करेगा? एक फॉर्म भर के, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं? तो वो क्यों भरेगा? क्योंकि ये कानून है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि हर वो व्यक्ति जिसकी टैक्सेबल इनकम है, हर वो व्यक्ति जिसकी, तो जिस ईयर में जितना उसने पैसा कमाया है उसके अगले ईयर में वो गवर्नमेंट को बताएगा। कैसे बताएगा? रिटर्न भर के। और रिटर्न भरने की डेट क्या है? आंसर है अगर उसका ऑडिट नहीं होना, उस व्यक्ति का क्या नहीं होना, ठीक है, तो वो अगले साल 31 जुलाई तक वो रिटर्न भर देगा। कब तक? जैसे अगर मैंने 14-15 में पैसा कमाया तो मैं इनकम का डिक्लेरेशन रिटर्न द्वारा करूंगा। कौन से ईयर में? 15-16 में। कब करूंगा भाई? मैं भी तो इनकम तभी बता पाऊंगा ना जब कैलकुलेट कर लूंगा, या पहले ही बता दूंगा? 14-15 की इनकम मैं कब बता पाऊंगा? 15-16 में ही बता पाऊंगा या पहले बता दूंगा? 15-16 में बताऊंगा। गवर्नमेंट को बताऊंगा तो वो कौन सी डेट है, लास्ट डेट जब मुझे रिटर्न भरनी है? अगर मेरा ऑडिट नहीं होना तो मेरे को रिटर्न भरनी है 31 जुलाई तक। कब तक? और अगर मेरा ऑडिट होना है तो मुझे 30 सितंबर तक रिटर्न भरनी है। कब तक भरनी है? इसको हम बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं? तो हमारे पास एक सेक्शन है, आगे चल के पढ़ाएंगे, सेक्शन 139, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसमें आपके पास है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपके पास कौन कौन सी है? या तो 31 जुलाई, या फिर कौन सी डेट है? 30 सितंबर। 30 सितंबर कब? अगर हमारा ऑडिट होना है। क्या होना है? अगर ऑडिट नहीं होना तो कौन सी डेट है? 31 जुलाई। क्लियर? अब बेटा जिस ईयर में आपने इनकम डिक्लेयर कर दी तो इनकम टैक्स ऑफिसर को रिटर्न में पता चल गया कि अच्छा आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है, तो वो क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि आपने जो इनकम डिक्लेयर किया है उसमें कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, कोई ओमिशन तो नहीं है, कुछ भूल तो नहीं गए आप भरना, या कोई आपने फ्रॉड तो नहीं किया, आप जानबूझ के कम इनकम तो नहीं बता रहे। समझ में आ गई बात? तो अगर उसको शक हो जाता है कि आप कम इनकम बता रहे हो तो वो वेरीफाई करेगा। शक कैसे होगा? जैसे पूरा साल आप खर्चे करते हो, जगह जगह आप पैन नंबर देते हो। क्या देते हो? गाड़ी खरीदी, पैन नंबर दिया, घर खरीदा, पैन नंबर दिया, होटल मेंबरशिप ली, पैन नंबर दिया, 50,000 से ऊपर के शेयर सिक्योरिटी खरीदे, पैन नंबर दिया, हाँ फॉरेन ट्रिप के लिए गए, पैन नंबर दिया। अब आप अपनी इनकम इस साल रिटर्न भर रहे हो, जी मेरी इनकम तो सिर्फ 4 लाख है, और ये जहां जहां आप पैन नंबर देते हो ना, ये सब लोग सारी जानकारी किसको भेज देते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि इसने हमारे साथ ये ट्रांजैक्शन की है। अब वो बैठा बैठा कंप्यूटर में दबाएगा, पैन नंबर देखेगा, आपका कहेगा साल में आपने ट्रांजैक्शन तो 50 लाख की कर रखी है और इनकम कितनी दिखा रहे हो? 4 लाख। तो उसे शक होगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, कि कोई आदमी 4 लाख कमाता हो और लाखों के क्या करता जा रहा है? ट्रांजैक्शन। ऐसा कैसे हो गया? क्रेडिट कार्ड कितने बिल भरे हुए हैं, क्लब की मेंबरशिप ले रखी है, हाँ गाड़ी खरीद रखी है, तो कैसे कर सकता है ये? तो फिर क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा, न्योता देगा, लेटर भेजेगा, नोटिस भेजेगा, आपसे जानकारी लेगा कि बताइए कि भाई आपने कैसे ये किया। तो जानकारी लेने के बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है घर पे रेड करें, ऑफिस पे रेड करें, एविडेंस जुटाएं कि आप
की असल इनकम क्या है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अंत में इनकम टैक्स ऑफिसर जिस नतीजे पे पहुंचेगा कि आपकी वो इनकम है, वो तय कर देगा कि आपकी इनकम इतनी है और इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। तो ये जो सारा कार्यक्रम है रिटर्न भरने से लेकर और आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालने का जो सारा कार्यक्रम है, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट का मतलब होता है कि आपकी इनकम का एस्टिमेशन या फाइनलाइजेशन करना और उस पर आपका कितना टैक्स बनता है उसको फाइनलाइज करना, उसे क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट। और ये असेसमेंट किस ईयर में होगा? पैसा इस साल कमाया तो असेसमेंट, तो इस ईयर को हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? और असेसमेंट ईयर में कौन से ईयर की इनकम का असेसमेंट होगा? असेसमेंट ईयर से पहले वाले ईयर की इनकम का असेसमेंट होगा। इसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? क्यों असेसमेंट ईयर बोलते हैं? अभी आगे जाकर के मैं असेसमेंट ईयर के बारे में आपको लिखवाऊंगा, अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा। बट असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनलाइजेशन, डिटर्मिनेशन, एस्टिमेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन बाय द टैक्स डिपार्टमेंट, राइट? और वो किसके बेसिस पे होगा? जो आपने रिटर्न फाइल की है, जो आपने एविडेंसेस दिए हैं, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद से जो सबूत जुटाए हैं, उनके बेसिस पे वो फाइनलाइज करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। और असेसमेंट ईयर में असेसमेंट होता है कौन सी ईयर की इनकम का? उससे पहले वाली, इमीडिएटली पहले वाली ईयर का, फाइनेंशियल ईयर वाली इनकम का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। तो बेटा इनकम कौन से ईयर में अर्न होगी? इनकम कौन सी ईयर में अर्न की जाती है? इस पे टैक्स कब लगता है? असेसमेंट ईयर में। अब क्वेश्चन उठता है कि टैक्स के रेट, गवर्नमेंट जो है, जो टैक्स के रेट्स है, हमारे पास इनकम टैक्स के लिए एक कानून बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोलते हैं? तो क्या इनकम टैक्स एक्ट बना था भाई पीछे जाके 1964 में, तो वहां पर जो टैक्स के रेट हैं क्या वो हमेशा वही चलते जाएंगे? क्या इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के रेट दिए होते हैं? आंसर है नहीं। इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के रेट ही नहीं दिए। तो टैक्स के रेट्स कहां से पता चलते हैं? गवर्नमेंट हर साल टैक्स के रेट्स जो है बजट द्वारा बताती है। किसके द्वारा बताती है? हर साल गवर्नमेंट बजट लाती है। इस बजट को बोला जाता है फाइनेंस बिल। क्या बोला जाता है? बिल। तो बिल में क्या होता है? बजट क्या होता है? ये एक ब्यौरा है, ये एक आपकी डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे अरेंज करेगी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्चेगी, कहां पैसा, मतलब व्हाट आर द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सो बजट जो है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी बताता है। क्या बताता है? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर एंड, कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा अरेंज करेगी और किधर किधर पैसा खर्च करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट। क्या बोलते हैं? और पैसा कहां से अरेंज करेगी, एक सोर्स टैक्सेस भी होता है। क्या होता है? तो अगले साल गवर्नमेंट कौन से रेट्स ऑफ टैक्स चार्ज करेगी, वो गवर्नमेंट बजट में एडवांस में बता देती है। हर साल फरवरी में बजट आता है, आता है कि नहीं आता है? बजट को हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। क्या बोलते हैं? अब बिल से एक्ट कैसे बनता है आप जानते हैं? फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, बोथ हाउसेज में पास हो जाएगा, हाँ, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन गया। क्या बन गया? तो हर साल गवर्नमेंट जो बजट लाती है उसमें रेट्स ऑफ टैक्स बताती है। तो रेट्स ऑफ टैक्स कभी फाइनेंस, कभी भी आपके पास इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिए, कहां दिए हुए हैं? फाइनेंस एक्ट। तो हर साल गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट रेट्स चेंज करना चाहती है तो चेंज करती है, नहीं तो कहती है कि जो पिछले साल वाले थे वही हम कंटिन्यू करेंगे, वही हम क्या करेंगे, ठीक है। बजट में हमेशा गवर्नमेंट पहले ये बताती है कि पिछले साल क्या रेट चल रहे थे, अब इनमें हम प्रपोज्ड ये चेंजेस करना चाहते हैं, और कोई चेंजेस नहीं करते तो कहते हैं कि हम कोई चेंज नहीं करना चाहते, हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये जो फाइनेंस एक्ट है क्या है, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि रेट्स ऑफ टैक्स कैसे लगते हैं और किस हिसाब से लगते हैं। आइए जरा इसी चीज को मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास, अगर मैं ले लूं, मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 15-16,
और इधर है फाइनेंशियल ईयर 16-17। फाइनेंशियल ईयर 15-16 की इनकम जो है इसका असेसमेंट कब होगा? कौन से ईयर में जाके होगा? 16-17 में होगा। ये तो मैंने आपको समझाया। इसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। अब बजट कब आता है? यहां पर फरवरी 2015 है, हाँ या ना? तब बजट आया था फरवरी 2015 में। तो इसमें जो बजट आया था इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बिल। एफबी मतलब फाइनेंस बिल 2015। अब ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, हाँ, और प्रेसिडेंट का क्या मिल जाएगा? कंसेंट मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट, एफए 2015। इस एफए 2015 में क्या दिए होंगे? रेट्स ऑफ टैक्स। क्या दिए होंगे? ये रेट्स ऑफ टैक्स गवर्नमेंट, आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, गवर्नमेंट आपको रेट्स ऑफ टैक्स कब बताए? इनकम कमाने से पहले या इनकम कमाने के बाद बताए? कमाने से पहले। क्यों? ताकि आप प्लानिंग कर सको। भाई आपको क्या टैक्स बेनिफिट्स लेने हैं, कितना टैक्स देना है, कितना खर्चा करना है, आप क्या कर सकें? प्लानिंग कर सकें। तो रेट्स पहले ही बतानी चाहिए। तो एक बात बताओ, ये बजट कब आया? ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 कब शुरू होता है? 2015-16 कब शुरू होता है? अप्रैल 2015। तो यहां अप्रैल 15 से आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। उससे पहले ही गवर्नमेंट बजट ले आती है और वो बोलती है कि देखो फाइनेंशियल ईयर 15-16 में जो पैसा कमाओगे इस इनकम का असेसमेंट कब होगा? अगले साल। तो 15-16 से पहले ही गवर्नमेंट रेट्स ऑफ टैक्स बता देती है। 15-16 शुरू होने से पहले गवर्नमेंट ने रेट्स ऑफ टैक्स बता दिए कि 15-16 में जो पैसा कमाओगे उस पर टैक्स कब लगेगा? 16-17 में। और वो रेट्स ऑफ टैक्स कौन सी ईयर के लिए होंगे? असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? तो रेट्स ऑफ टैक्स 1 ईयर इन एडवांस बताए जाते हैं हमेशा। किसके लिए बताए जाते हैं? 1 ईयर इन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंस एक्ट 2013, फाइनेंस एक्ट 2000 कौन से असेसमेंट ईयर के रेट्स ऑफ टैक्स बताएगा? 14-15 असेसमेंट ईयर। अब 2015 किसके लिए बता रहा है? 16-17 के लिए। अब 2016 फरवरी में बजट आने हैं, ये कौन से असेसमेंट ईयर के लिए बताएगा? फरवरी 2016 में जो बजट आएगा वो कौन से असेसमेंट के लिए बताएगा? 16 में एक जोड़ लो 17, तो असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए। किसके लिए? हाँ, असेसमेंट ईयर 17-18 बोला मैंने, ठीक है। सर्विस एम्प्लॉय के जैसे हमारा टैक्स डिडक्ट होता है, वो पहले ही गवर्नमेंट ने बजट बता दिया। हाँ। अब आप 15-16 में पैसा कमा रहे हैं, हाँ, और डिडक्ट तो किसी ईयर होता है ना 15-16 में ही डिडक्ट हो रहा है। हाँ। पर वो रेट्स ऑफ टैक्स वही 16-17 वाले हैं। इसीलिए तो पहले बता दिया कि आपके ऑफिस को भी पता हो कि 16-17 में किस रेट से टैक्स लगना है, ताकि वो उसी रेट से टीडीएस काटे। अभी डिडक्ट हमारा 15-16 के लिए हो रहा है। हाँ, 15-16 में जो आप पैसा कमा रहे हैं, जिसके ऊपर टैक्स आपने 16-17 में देना है, उसी के लिए टीडीएस काटे। अभी ये भी बताऊंगा। अभी देखो फाइनेंस एक्ट के कितने पार्ट होते हैं, वो आगे चल के बताऊंगा। कैसे टीडीएस के रेट्स होंगे वो भी बताऊंगा। क्या? फाइनेंस बिल। तो जो जानकारी आपको जिस क्लास में दी जाए उसको याद रखना है। ये नहीं कि एंड में पहुंचते पहुंचते तक पता चले झाड़ू फिर गया। ये सारे बेसिक्स इसीलिए सिखाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको क्या होंगे, काम आएंगे।
जी हो गया, हटा दूं? चलिए, तो अब आपको यह बताया गया रेट्स ऑफ टैक्स कौन से ईयर के होंगे, प्रीवियस ईयर के या असेसमेंट ईयर के? हमेशा रेट्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं, विद रेफरेंस टू असेसमेंट ईयर। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करें। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, बेसिस ऑफ चार्ज। तो इनकम टैक्स क्या है, टैक्स है। इनकम टैक्स किस पर लगता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम किसकी, पर्सन की, कौन से ईयर की टोटल इनकम, और ये लगेगा कब टैक्स, और रेट्स ऑफ टैक्स कब के होंगे, ये बेसिस ऑफ चार्ज। क्लियर? तो अगली क्लास में हम उल्टा शुरू करेंगे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिर प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, ये सब चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है? तो आप भी आज की क्लास तक इतना आप लर्न करके आइए। राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।